नमस्कार। मैं अपने इस चैनल हिस्ट्री बाय दिनेश कपूर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर से सिर्फ इतना है कि हम आपको एक आम भाषा में, आम शब्दों में एक विशेष मुद्दे को लेकर उसके तथ्यों के साथ उसकी बारीकियां समझा सकें, उसका मूल समझा सकें और आपको ऐतिहासिक मुद्दों से अवगत करा सकें। आज का विषय कश्मीर है। कश्मीर का विषय इतना ज़्यादा उलझ गया है कि मेरे विचार से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, इसका ओरिजिन कहाँ था, जेनेसिस क्या था, इसका मूल कहाँ था। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारा उद्देश्य टहनियों में हाथ मारने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको ये बताएं कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई और इसका संभावित हल क्या है। उसके बाद जो भी फैसला है, जो दृष्टिकोण आपने लेना है, वो आपका है। मैं जल्दी उस 2 महीनों पे पहुंचना चाहता हूं जहां से इस समस्या का आरंभ हुआ था, सितंबर और अक्टूबर 1947 तक। मैं 1 जनवरी से करीब मार्च तक, जब मार्च 20 को आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन दिल्ली पहुंचे थे, 1 जनवरी से मार्च 20 की स्थिति जल्दी से बयान करता हूं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सारे खजाने अंग्रेज़ों के खाली हो गए थे। इतनी गरीबी छा गई थी उस सर्दीली जनवरी में, उनके पास, किसी के भी पास में भी 1-2 को छोड़ के, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के, इतना पानी नहीं था कि वो आदमी लोग अपना शेव कर सकें या किसी भी लेडी के वॉश बेसिन का बॉटम भी पानी से भर जाए। चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी और एक बड़ा ही डल, उदासीन माहौल हो गया था। किस तरीके से माउंटबैटन को लॉर्ड एटली ने बुलाया इस अपॉइंटमेंट के लिए, किस तरीके से एटली ने, क्लेमेंट एटली, जो उस समय लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए और बाद में फ्रीडम। उन्होंने किस तरीके से माउंटबैटन को अपॉइंट किया और माउंटबैटन जो कहते हैं कि बड़ी उन्होंने हिचकिचाते हुए इसे स्वीकार किया, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी विंस्टन चर्चिल की, जिसने ऑलमोस्ट लगभग इस बात को सैबोटेज किया हुआ था, इस बात को वीटो किया हुआ था कि इंडिया को, हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। वो ये सोचता था कि हमारे बिना हिंदुस्तान एडमिनिस्टर नहीं कर पाएगा और तबाह हो जाएगा। एनीवे, उनको कन्विंस करके सब कुछ, जो भी रास्ते में अड़चने थी, जो भी शर्तें थी माउंटबैटन की, वो मान ली गई। उन्हें एक प्लेन दे दिया गया, उन्हें स्वतंत्रता थी कोई भी निर्णय लेने की। तो वो मार्च 20, 1947 को पहुँचे इंडिया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक ऑपरेशन सिडक्शन चलाया, जिसका मतलब ये था कि वो जो 4 या 5 मुख्य चरित्र थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, उनको जानने के लिए और स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए। उसमें सबसे पहले थे नेहरू, फिर गांधी, महात्मा गांधी, फिर पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह जी। लगभग इन सब के साथ उन्होंने 6 मीटिंग की। पटेल के साथ एक इंसिडेंट हुआ कि वो पटेल जो थे, उन्होंने कोई ऑफेंसिव सा नोट लिख के दिया उनको। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो वो माउंटबैटन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसको कहा कि आप अगर इसको वापस नहीं लेंगे, इस नोट को जो आपने मुझे दिया है, तो मैं चला जाऊँगा वापस। एनीवे, पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने वो वापस लिया। और एक और इंसिडेंट हुआ जिन्ना के साथ। वो तैयार होके आए थे जिन्ना
कि जब उनसे मुलाकात होगी माउंटबैटन से, उसके बाद जब वो बाहर जाएंगे राष्ट्रपति भवन के लॉन्स पे, गार्डन्स पे जहाँ प्रेस वेट करी होगी, तो उनकी फ़ोटो खींची जाएगी, फ़ोटो ऑपरेशन होगा। उस फोटो ऑप में उन्होंने ये मान लिया था कि लेडी एडविना माउंटबैटन बीच में होंगी और हम दोनों साथ होंगे उनके एक एक। अब हुआ क्या कि वो बाई चांस खुद बीच में आ गए, ऐसे कुछ हो गया अफरा तफरी में। लेकिन उनके जो रटा रटाया वाक्य था वो उनके मुंह से निकल ही गया। जो वाक्य उन्होंने रटा हुआ था वो ये था कि ए रोज बिटवीन टू थॉर्न्स। ये था तो लेडी एडविना के लिए, पर वो खुद वहाँ खड़े हो गए और ये वाक्य उनके मुंह से निकल ही गया कि दो कांटों के बीच में एक गुलाब। तो इसके बाद जब ये गांधी पटेल जिन्ना सबसे मीटिंग हो गई, जो 10 अप्रैल को ख़त्म हुई, लास्ट मीटिंग जो छठी थी, सबसे मुलाकात करने के बाद जो निर्णय पे माउंटबैटन पहुँचे वो ये था कि सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और जल्दी से जल्दी पावर का हस्तांतरण हो जाना चाहिए। द पावर शुड बी ट्रांसफर्ड। 11 गवर्नर बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, बंगाल, सिंध, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब ने यही कहा कि उनके राज्यों में एक गृह युद्ध की स्थिति आ गई है और एक निर्णय जल्द से जल्द लेना होगा आज़ादी का। उनके जो मुख्य सलाहकार थे लॉर्ड इस्मे एंड सर एरिक मेविलर, उन सब की भी यही राय थी कि जल्द से जल्द ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाना चाहिए। 2 जून 1947 को इंडिपेंडेंस डीड्स तैयार कर दी गई। मई 2 को इसमें चले गए थे लंदन पार्टीशन प्लान लेके। 2 जून को डीड ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार हो गई। 3 जून 1947 में चारों जो मुख्य नेता थे, नेहरू, पटेल, जिन्ना और माउंटबैटन, जो की प्लेयर्स थे, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस किया विभाजन के बारे में। करीब 40 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से 9 करोड़ के लगभग लोगों को पार्टीशन का, विभाजन का असर होना था। 4 जून 1947 को 15 अगस्त का दिन निश्चित किया गया। जैसे निश्चित किया गया वो भी एक बड़ी अजीब ढंग से निश्चित किया गया था। माउंटबैटन अधिकतर अंग्रेज़ जैसे जाने जाते थे स्टिफ नेक ब्रिट्स, दैट्स व्हाट दे वर कॉल्ड, कि वो एकदम तने हुए रहते थे, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते थे अपने फैसलों में। 15 अगस्त का दिन जो तय किया माउंटबैटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सारे ब्रिटिश रूल के अंदर ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कोई वाइसरॉय दे रहा था। इससे पहले किसी ने कोई, एक को छोड़कर किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की कभी ज़रूरत नहीं समझी, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि हमारे यहाँ ये हो रहा है। इसके दौरान जब माउंटबैटन ने अपनी तमाम उपलब्धियां गिना दी तो जर्नलिस्ट्स को बोला गया कि पूछें, और उसमें से एक प्रेस रिपोर्टर ने ये पूछा बहुत सारे प्रश्नों के बीच में कि कब, अगर ये फैसला ले लिया गया है ट्रांसफ़र होगी पावर, तो कब होगी। ये फैसला माउंटबैटन ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ नहीं लिया, ये नेहरू, पटेल, जिन्ना के साथ बैठ के नहीं लिया। जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला था डेट तय करने का, वो कैसे लिया, उसी समय उनके दिमाग में संभावित जो तारीखें थी वो घूम रही थी, और 15 अगस्त इसलिए तय हुआ क्योंकि ये उनकी 2nd एनिवर्सरी थी जापान के सरेंडर करने की। माउंटबैटन उस समय उसके प्रमुख थे और उन्होंने जापान को सरेंडर करवाया था, तो इसलिए 15 अगस्त रख दी। बहुतों ने मना किया बाद में, लेकिन वो माने नहीं। आई टोल्ड यू, स्टिफ नेक। एनीवे, 27 जून 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया गया इंग्लैंड से। रैडक्लिफ कभी हिंदुस्तान नहीं आए थे, उनको हिंदुस्तान के ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं था,
और शायद यही उनकी क्वालिफिकेशन थी कि उनको बुलाया गया था ताकि वो हिंदुस्तान का विभाजन कर सके, विभाजन रेखा ड्रॉ कर सकें, और इसलिए वो ज़्यादा एलिजिबल थे, इसके लिए उपयुक्त थे, क्योंकि अगर वो जानते ही नहीं ज्योग्राफी के बारे में और उनका कोई परिचय नहीं है राजाओं से, रजवाड़ों से, लोगों से, नेताओं से, तो वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी भूमि विशेष के बारे में बायस नहीं होंगे, उसके पक्ष में नहीं जाएंगे या विपक्ष में नहीं जाएंगे। यही बात उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी होती थी। जब आप किसी जगह को जानते ही नहीं हैं, आप एक अंधे की तरह आप आंख बंद करके आपने एक लाइन, एक रेखा अंकित कर दी। बहरहाल उनको बुलाया गया और उन्होंने अनजाने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। वो था गुरदासपुर नाम का एक कस्बा। रैटक्लिफ इस सिद्धांत पे चल रहे थे कि जिस प्रांत की, जिस जाति की संख्या ज़्यादा, जैसे हिंदू ज़्यादा हैं तो वो उसको हिंदुस्तान में मिलाएंगे, और अगर मुस्लिम बाहुल्य है वो प्रदेश तो वो पाकिस्तान जाएगा। तो इस तरह अमृतसर हिंदुस्तान में आया और लाहौर पाकिस्तान में। अब ये जो गुरदासपुर था, ये एक बहुत ही क्रूशल जगह थी। पंजाब की जो सीमा रेखा थी वो एक झाड़ियों वाले जंगल से गुजरती थी, जहाँ कश्मीर का पश्चिमी किनारा छूता था उसे। वहीं पर एक नदी उज वो पंजाब में प्रवेश करती थी। जहाँ तक संभव था रावी और सतलज जो नदियाँ थीं उसको रैटक्लिफ ने उनका अनुसरण किया। जब विभाजन की बारी आई, सीमा रेखा तय करने की बारी आई, तो समहाउ सिरिल रैटक्लिफ ने जो प्राकृतिक सीमा रेखा जो रावी नदी के द्वारा तय हुई थी उसको उन्होंने माना, और क्या हुआ कि उसके इर्द गिर्द मुस्लिम बाहुल्य गांव थे, वो इंडिया में रह गए, हिंदुस्तान में रह गए। अदरवाइज नहीं तो होना क्या चाहिए था कि अगर गुरदासपुर उधर जाता तो वो एक ऐसा एनक्लेव हो जाता, एक बड़ा ही अप्राकृतिक लगता वो। एनीवे, ये बात रैटक्लिफ की शायद समझ से परे थी या उनके दिमाग में नहीं आई। तो ये जो छोटा सा कस्बा था, टाउन था गुरदासपुर का, ये हिंदुस्तान में आ गया, और यही एक रास्ता था जिसके द्वारा कश्मीर जाया जा सकता था। अगर रैटक्लिफ का चाकू इस तरह से फिरता कि गुरदासपुर पाकिस्तान में चला जाता तो कश्मीर हमारे हाथ से कब का चला गया था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का कोई और सड़क द्वारा कोई और मार्ग नहीं था। और इसके बाद क्या होता कि जो कश्मीर का महाराजा हरि सिंह, उनके पास कोई और चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान में कश्मीर को विलय कर देते। अब जुलाई 1947 में माउंटबेटन को फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये आइडिया था जिन्ना का। वो ये चाहते थे कि पार्टीशन के बाद भी माउंटबेटन यहाँ टिके रहें, ताकि बंटवारा जो भी होना था चीज़ों का, मुल्क का, और उसके साथ जो उसके एसेट्स आने थे वो सब उनकी देखरेख में हों। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान उसमें कोई गड़बड़ कर दे। उनको भी कहा गया, जिन्ना को, जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि आप पाकिस्तान का भी इनको गवर्नर जनरल बना लीजिए माउंटबेटन को, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने माउंटबेटन को स्पष्ट कड़े शब्दों में कहा, पाकिस्तान में सिर्फ मैं ही गवर्नर जनरल होऊंगा, सिर्फ मेरा कहा चलेगा, और प्रधानमंत्री वही करेगा जो मैं उसे करने के लिए कहूँगा। मेरा नाम जगन्नाथ धर है। मैं पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, वाशिंगटन, दिल्ली में पत्रकार का काम करता रहा हूँ। मैंने जम्मू कश्मीर में 4 साल काम किया। मैंने इसके सारे इलाके देखे और
एनालिसिस करता रहा हूँ वहाँ के डेवलपमेंट्स का। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है कि ये छोटा सा हिंदुस्तान है, इसलिए इसकी प्रॉब्लमें बड़ी थी। वो भी एक कारण बना कि यहाँ का महाराजा फैसला नहीं कर सका कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँगा या हिंदुस्तान के साथ जाऊँगा। मैंने 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना का इंटरव्यू किया। मैं कई बार प्रश्न पूछता रहा जम्मू कश्मीर के विषय में पंडित नेहरू से और शेख अब्दुल्ला से। शेख अब्दुल्ला से मेरे बहुत करीबी रिश्ते थे। उसको मेरी कश्मीरी बढ़िया लगती थी और वो बोलता था कि मेरी कश्मीरी उसकी कश्मीरी से बढ़िया है। वो मुझे कई बार डल लेक में ले जाया करता था किश्ती में, और वो तैरने में अच्छा था, मैं भी उसके बाद नंबर 2 था। और फिर हम चार चिनार में वहाँ पे जाते थे। चार चिनार में कुछ देर के रुकने के बाद हम डल लेक में घूमा करते थे और कश्मीरी कहवा और कश्मीरी किस्म का कुलचा और कश्मीरी तेल उड़ू खाया करते थे, जो वहाँ की एक लुगात है। पाकिस्तान का जो प्रॉफिट था, जो पाकिस्तान का प्रॉफिट जिन्ना था, वो सुअर का मीट खाता था। वो कभी भी किसी मस्जिद में नहीं गया और सिगरेट विगरेट सब बिल्कुल ब्रिटिश तरीके से वो जीवन जीता था। और इतनी गर्म देश में भी वो अधिकतर जब भी लोगों के सामने आता था तो 3 पीस सूट पहना होता था, उसने टक्सीडो पहना होता था, कैजुअल कपड़ों में नहीं आता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जो उसने किसी को नहीं बताया था। अगर वो सीक्रेट, अगर वो गुप्त बात जग जाहिर हो गई होती तो शायद विभाजन भी ना होता और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भविष्य एक होता और वो सब तबाही और अफरा तफरी ना होती जो आज हो रही है। वो था, कोई नहीं जानता था कि जिन्ना को टीबी है और वो कुछ समय का मेहमान है, प्रोबेबली कुछ महीनों का। अब क्या हुआ कि इस देश में 565 छोटे बड़े राज्य थे। जो प्लान पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें ये कहा गया था कि जो चाहे स्वतंत्र रहे, जो भी राज्य, जो चाहे हिंदुस्तान के पास में चला जाए, जो चाहे पाकिस्तान में चला जाए, जो कि एक बहुत ही बड़ी ख़तरनाक स्थिति थी, क्योंकि इससे तो हिंदुस्तान का विभाजन हो जाता, उसके बाद विंस्टन चर्चिल की बात सही हो जाती, उसके बाद स्वतंत्रता का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो पटेल ने माउंटबेटन की मदद ली। पटेल जो थे अद्भुत व्यक्ति थे। अगर पटेल नहीं होते तो शायद इस देश का एकजुट होना बहुत आसान नहीं होता। पटेल ने माउंटबेटन से कहा, क्योंकि पटेल जानते थे कि माउंटबेटन इस देश की रॉयल्टी से, जो राजकुमार थे, नवाब थे, राजा थे, उनके साथ उनके बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। किसी के साथ वो गोल्फ खेलते थे, किसी के साथ पोलो, कभी हंटिंग शिकार के लिए जाते थे। तो उन्होंने कहा आप इन सब से अनुरोध कीजिए कि ये सब हिंदुस्तान में विलय हो जाए। माउंटबेटन ने कहा कि अब उन दोनों ने एक ऐसे व्यापारी की तरह एक दूसरे के साथ सौदा किया, जैसे कोई सेब के व्यापारी होते हैं, कि मैं आपकी टोकरी में या आपकी झोली में 565 सेब तो नहीं डाल पाऊंगा। कितने डाल पाएंगे? पटेल पूछते हैं। 550। नहीं, ये बहुत कम है, पटेल बोले। 560। तो मतलब इस तरीके की उनमें सौदेबाजी चलती रही, जो कि बहुत गंभीर भी थी, लेकिन एक पुट था उसमें थोड़ा सा हल्केपन का, क्योंकि स्थिति बहुत ही ग्रिम थी, बहुत ही सीरियस थी, गंभीर थी। तो दोनों की इस दोस्ती और मौखिक ट्रीटी के तहत माउंटबेटन पहुँचे, जो सबसे क्रूशल राज्य था, उसको ये कहने के लिए कि आप हिंदुस्तान में अपने को विलय कर दीजिए।
वो थे महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा। महाराजा हरि सिंह कश्मीर में राज करते थे, जो कि लगभग 70% मुसलमान वहाँ रहते थे, लेकिन राजा हिंदू थे। और अब तक ये सब चलता आया था। स्त्रियों को लेकर महाराजा हरि सिंह ब्रिटेन की सस्ती पत्रिकाओं में काफ़ी चर्चित रहते थे। वहाँ पर उन्हें मिस्टर ए के नाम से संबोधित किया जाता था उन पत्रिकाओं में। कश्मीर जो था एक लैंडलॉक्ड राज्य था। इसके एक तरफ चीन, तिब्बत, पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान, ये चारों इसकी तरफ थे। अब क्या था कि माउंटबैटन पहुँचे वहाँ पर, उसको महाराजा हरि सिंह को अनुरोध करने के लिए कि आप हिंदुस्तान में मिल जाए। महाराजा हरि सिंह ना हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में। वो चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बन जाए, जो कि संभव नहीं था। ये माउंटबैटन ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकते। लेकिन हालांकि माउंटबैटन और हरि सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। हरि सिंह के खूबसूरत बागों में, पोलो फील्ड में वो सब पोलो भी खेलते थे, गोल्फ भी खेलते रहे थे दोनों। तो उन्होंने अपना निजी उनके साथ जो उनके संबंध थे उनका वास्ता देकर भी उनसे कहा। तो 3 दिन के बाद ये तय हुआ कि वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो एक जिस पे हर राजा ने साइन करना था ये कहते हुए कि मैं भारत में अपने आप को मिला रहा हूँ, उस कागज़ पर उन्होंने कहा, महाराजा हरि सिंह ने कहा कि मैं दस्तखत कर दूंगा। लेकिन तीसरे दिन जब दस्तखत करने का टाइम आया तो माउंटबैटन साहब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे। और बाद में उनका एक संदेश आया कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। ये जो कृत्रिम पेट दर्द था, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला था। अगर वो उस समय एक निर्णय ले लेते तो ये इतना खून खराबा नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों नहीं होता कि अब जब उन्होंने नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अभी गई नहीं थी हिंदुस्तान से। ज़्यादातर जो पद थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, वो अभी भी अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स के हाथ में ही थी। तो 24 अगस्त शुक्रवार के दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ब्रिटिश मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को आदेश दिया कि वो कश्मीर जाएं और उनके लिए वहाँ रहने का प्रबंध करें। जब हरि सिंह ने कहा कि वो नहीं चाहते जिन्ना कश्मीर आए, तो जिन्ना ने 2 दिन बाद, 48 घंटे के बाद, एक जासूस नियुक्त किया ये पता चलाने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है हरि सिंह के दिमाग में और राज्य में चल क्या रहा है। जब रिपोर्ट आई तो यही आई कि वो नहीं चाहते हरि सिंह कि आप चाहे एज ए पर्यटक आएँ या एज ए स्टेट ऑफिशियल आएँ, आप कश्मीर नहीं आ सकते। अब ये तो जाहिर था कि वो पाकिस्तान में विलय होना नहीं चाहते हरि सिंह। ये जिन्ना को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो सितंबर के मध्य में उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कहा कि भाई इसका कुछ कीजिए। तो उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की लाहौर में कि किस तरीके से महाराजा को मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान में अपना राज्य मिला दे। पहला प्लान जो बताया गया था उन कोलैबोरेटर्स के जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, वो थे कर्नल अकबर खान। वो सैंडहर्स्ट में ग्रेजुएट किए थे और हर प्रकार के षड्यंत्र रचने में दक्ष माना जाता था। उसने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर की असंतुष्ट मुस्लिम पॉपुलेशन को भड़काने का षड्यंत्र रचना चाहिए। उसके अनुसार पाकिस्तान सरकार कश्मीर में शस्त्र और धन भेजे
और थोड़े महीनों के बाद दंगे करवाए। बाद में एक इंटरव्यू में जो उसने कहा, मैं उसको कोट करता हूँ, थोड़े महीने लगेंगे पर उसके बाद 40-50 हज़ार कश्मीरी श्रीनगर जाकर महाराजा हरि सिंह को मजबूर कर देंगे कि वो कश्मीर का पाक में विलय कर दे। दूसरा प्रस्ताव सबसे ज़्यादा लुभावना लगा लियाकत अली खान को भी और जिन्ना साहब को भी। ये प्रस्ताव फ्रंटियर प्रोविंस के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो खूंखार कबीलों के पठान हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। पाकिस्तान को इन लड़ाके अक्खड़ पठानों को काबू में रखने की जो समस्या थी वो विरासत में मिली थी अंग्रेज़ों से। ये वो लोग थे जो किसी के सगे नहीं थे, उनके लिए उनके मुस्लिम भाई, पाकिस्तान या कश्मीर कोई भी कुछ भी मायने नहीं रखता था। अंग्रेज़ी राज्य का इस प्रोविंस का आखिरी गवर्नर था सर ओलाफ कैरो। उसने ये पहले ही कह दिया था, एक तरीके की भविष्यवाणी की थी कि अफ़गानिस्तान का राजा अपने राज्य को पेशावर और इंडस तक बढ़ाने में इन्हीं पठानों का सहारा लेगा। ऐसे ख़तरनाक लोगों को श्रीनगर भेजने का जो प्रस्ताव था ये बड़ा आकर्षक और बड़ा रोमांचक था। ये लोग जाएंगे, महाराजा की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, उसे मजबूर कर देंगे, विवश कर देंगे कि वो कश्मीर का विलय पाक में कर दे। और अगर उन्हें कश्मीर के बाज़ार मिल जाए लूटने के लिए तो उनका ध्यान पेशावर के बाज़ारों से हट जाएगा। ना तो उनकी स्वामी भक्ति, उनकी लॉयल्टी कश्मीर के लिए थी, ना पाकिस्तान के लिए थी कि कितना लूट का सामान हमें दिलवा सकते हैं ये हमारे नेता। ये वहाँ जाते, वहाँ अफरा तफरी मचाते कश्मीर में, और मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण महाराजा हरि सिंह को मजबूर होना पड़ता कि वो इनके आगे सिर झुका दें और पाकिस्तान में चले जाएं। जब तक ये लोग नहीं कुछ करते थे, हरि सिंह जी बड़े खुश थे, लेकिन अगर ये रिबेल कर देते, विद्रोह कर देते, तो हरि सिंह जी के बस की बात नहीं थी इनको संभालना। अब जो इन्होंने नेता चुना इस कबीले का, वो एक बहुत ही अजीब सा इंसान था, मेजर खुर्शीद अनवर। उसकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो थी भेस बदलने की, और उसका मिलिट्री करियर इंडियन आर्मी में था, पर वो एकदम से ख़त्म इसलिए हुआ था क्योंकि उसने सप्लाईज़ में, जो मेस की सप्लाईज़ थी और फंड्स थे, उनमें हेरा फेरी की थी। जब जिन्ना ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये वाला प्रस्ताव अमल में लाया जाए और इसको एक पूरा गुप्त रखा जाए, इसको पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को भी ना बताया जाए, सिविल सर्वेंट्स को भी ना बताया जाए, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को तो बिल्कुल ना बताया जाए, और ये कहा कि जो भी इसके लिए पैसा वैसा लगेगा वो उनके ऑफिस के फंड्स में से जाएगा, जिन्ना जी के। 3 दिन के बाद एक रैमशैकल सी बिल्डिंग में जो तबाह हो चुकी थी, उसकी बेसमेंट में वो सारे कबीले के लोग इकट्ठे हुए और खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में वो तैयार हो गए। तैयार इसलिए नहीं हुए कि उनको खुर्शीद अनवर से कुछ सहानुभूति थी, वो खुर्शीद अनवर ने बड़ा कहा कि ये जिहादी युद्ध है, ये कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए है, ये तुम्हारे मुस्लिम भाइयों के लिए है, लेकिन उनको एक ही चीज़ उसमें से अपील की और वो ये थी कि कश्मीर के बाज़ार तुम्हारे हैं और वहाँ तक का रास्ते में भी जो कुछ भी पड़ता है वो तुम्हारा है। लूटमार, हत्या, बलात्कार, ये मुख्य आकर्षण थे। अब क्या हुआ कि जब वो मान गए चलने के लिए, बड़ा ही आकर्षक प्रस्ताव था, जब वो मान गए तो खैबर के आसपास के गांव और ये बात सारे में फैल गई। जो घिटौस थे, जहाँ पर वो लोग रहते थे, जहाँ पर वो राइफल्स बनाते थे, और जो उनके स्मगलर्स थे, स्मगलरों के गिरोह थे, वो जहाँ अपना
सामान रखते थे, उनके डिपोज से बाजार, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार से वो सारी जगह बात फैल गई और धीरे धीरे करके ये सारे इकट्ठे होने लगे और इनको बताया गया कि किस जगह पर जो गुप्त तरीके से जहाँ पर मिलना है वो बताया गया कि वहाँ पर अब ये वहाँ जाइए आप। सर जॉर्ज कनिंगम जो थे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के गवर्नर थे पेशावर में। उनको कुछ शक सा हुआ तो उन्होंने अपने जो उनके बराबर के रैंक के थे लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रैंक मेजरवी, जो कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तानी आर्मी के, दोनों दोस्त थे, ब्रिटिश थे और दोस्त थे, तो उन्होंने उसको कहा फ़ोन करके, आई से ओल्ड बॉय आई हैव द इम्प्रेशन, मतलब अपनी जो आर्मी की लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो तुम्हें पक्का है कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान का जो राजनीतिज्ञ हैं वो कश्मीर के मामले में नहीं दखल देंगे? तो उनको बोला हाँ नहीं देंगे, आप फिक्र नहीं करो। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आप एक बार फिर से लियाकत अली खान से बात कर लें। फ्रैंक मेजरवी, इनको भेजा जा रहा था लंदन ताकि इनकी अनुपस्थिति में जो पाकिस्तान ये कबीलों वाला विद्रोह करवा रहा था वो उसकी अनुपस्थिति में हो, क्योंकि अपनी उपस्थिति में वो अंग्रेज इसको होने नहीं देगा। तो जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे कर्नल मेजरवी, तो वो लियाकत खान जी के पास रुके और उनसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा मुझे पता चला, ऐसा हो रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल वो बुद्धा की तरह शांत थे लियाकत अली, और उन्होंने कहा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो संतुष्ट हुए और चले गए। 22 अक्टूबर की शाम को, 22 अक्टूबर 1947 की शाम को 23 साल का वो नर्वस लीडर सैरब खयात खान अपनी फोर्ड स्टेशन वैगन में वेट कर रहा था, एक सिग्नल के इंतज़ार में था जो कि झेलम के ऊपर जो पुल बना हुआ था उसके दूसरी तरफ वहाँ से आना था, और उसके पीछे ट्रकों का एक सिलसिला, एक पूरा काफिला उसके पीछे था। उधर से क्या हुआ था कि जितने भी ये मर्सनरीज थे जो लूटपाट के लोभ में इकट्ठे हुए थे, ये सारे इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे उस एक सिग्नल की। वो सिग्नल वहाँ से दिया गया और उसने पीछे इशारा किया कि अब सारे हिंदू ऑफिशियल्स को उन्होंने दूसरी साइड पे मार दिया है और रास्ता क्लियर है और चलो। तो सब चले और जो पहला शहर था मुजफ्फराबाद तक, वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑपोजिशन के वो पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि 135 मील की बहुत ही खूबसूरत खुली सड़क बिना किसी रक्षकों के, किसी गार्ड्स के बिना उनके सामने पड़ी है, जिसके ऊपर चलते हुए वो कश्मीर पहुंच सकते थे अगली सुबह तक। अगर वो पहुंच जाते, अगर वो उसी तरीके से चलते जिस तरीके से योजना की गई थी, तो कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ से गया था। योजना ये थी कि वो वहां पहुंचकर कश्मीर का एयरपोर्ट काबू में कर लेंगे। ज़मीन से आने में, सेना को आने में बहुत समय लगेगा और पता नहीं आ भी पाएंगे कि नहीं, और तब तक पाकिस्तान की जो सेना थी वो वहाँ अपना कब्जा कर लेंगी। जो चीज़ कुछ घंटों में हो जाती वो अगले 76 घंटों में हुई और हिंदुस्तान की फ़ौज को मौका मिला पहले पहुंचने का। वो कैसे मिला, मैं उसकी कहानी आपसे कहता हूँ। अब जैसे ही सैरब मुड़ा अपने फॉलोअर्स को ये कहने के लिए कि चलो, तो देखा कि एक भी पठान नहीं था। वो सारे रात हो चुकी थी, तो वो सारे रात को गुम हो गए थे मुजफ्फराबाद के बाजार लूटने के लिए। ये एक चीज़ थी जो लियाकत अली खान भी भूल गए इसके बारे में सोचना, जो सैरब भी भूल गया। सैरब ने बाद में इंटरव्यू में कहा था
कि मैं और मेरे कुछ और ऑफिसर्स बाकायदा भाग के गए बाज़ारों में। हमने उनके कुर्ते खींच खींच के उनको कहा कि हमारा ये उद्देश्य नहीं है लूटना, सिर्फ हमारा उद्देश्य श्रीनगर के एयरपोर्ट को काबू करना है। श्रीनगर में हमने घमासान करना है ताकि लोगों के उठने से पहले, महाराजा हरि सिंह के उठने से पहले हम उसके ऊपर कब्जा कर लें। एक भी बंदूक दागे, एक भी गोली दागे हुए, लेकिन कोई नहीं माना। अब साहब जो देर हुई उसकी वजह से जिन्ना को श्रीनगर नहीं मिलने वाला था। मुजफ्फराबाद के बाज़ारों में जो लूट हुई थी ये 22 अक्टूबर को हुई थी 1947 में। 2 दिन बाद 24 अक्टूबर 1947 शुक्रवार को ये खबर दिल्ली पहुंचती है कि कश्मीर पर हमला हो गया। और ये खबर किसी चिंतित महाराजा के द्वारा नहीं पहुंचाई जाती। इस खबर के वहाँ पहुँचने का जो सिलसिला था वो इतना अजीब व गरीब था। अजीब व गरीब क्यों था? जो मेजर जनरल डगलस थे, जो कर्नल मेजरवी, आपको याद होगा, जो इंग्लैंड भेज दिए गए थे लियाकत अली के द्वारा, उनको उनकी अनुपस्थिति में जो आए थे मेजर डगलस, वो पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ को, जो उनके दोस्त थे, एक मैसेज भेजा क्योंकि उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये मैसेज कैसे पहुंचा? 2 महीने तक उस मुख्य सड़क पर वो बेचारे चीखते बिलखते शरणार्थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहे थे, जो मरे जा रहे थे, और गिद्ध उनको उनकी मृत देह को नोच नोच के खा रहे थे। उस मुख्य सड़क पर बिजली के खंभों के ऊपर टंगी हुई तारों में कहीं एक टेलीफोन लाइन थी जो अभी भी काम कर रही थी। और ये एक चमत्कार से कम नहीं था कि जब डगलस ने फ़ोन किया अपने इंडियन काउंटर पार्ट को, रावलपिंडी से जो नंबर था वो था 1704, और जहाँ फ़ोन किया नई दिल्ली में उसका नंबर था 3017। इस नंबर से उन्होंने फ़ोन करके उनको ये सूचना दी। तब नई दिल्ली में भी पता चला और अफरा तफरी फैल गई। ये सूचना मेजर जनरल डगलस ग्रेसी ने शाम के 5 बजे, 24 अक्टूबर को शाम के 5 बजे, जो हिंदुस्तानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, जो स्कॉटिश थे और वो भी सैंडहर्स्ट के ग्रेजुएट थे, उनको दी। उन्होंने, जो इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने ये सूचना जो गुप्त थी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन को दी और फील्ड मार्शल ऑकिनलेक को दी। लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, माउंटबैटन और ऑकिनलेक, ये वो लोग थे जिन्हें मोहम्मद जिन्ना नहीं चाहते थे कि ये सूचना कभी भी पहुंचे उनके पास, क्योंकि वो जानते थे फिर हिंदुस्तानी फ़ौजें आ जाएंगी। अभी तक ये जो सूचना थी, ये अभी तक किसी भी हिंदुस्तानी के साथ, किसी भारतीय के साथ नहीं बांटी गई थी। अभी तक ये सिर्फ अंग्रेज़ों के बीच में थी। और जो ये वाला दृष्टिकोण था, ये जो एटीट्यूड था, इसकी वजह से ये सारे ऑफिसर्स को काफ़ी भुगतना पड़ा बाद में कि ये आपने ठीक नहीं किया। हिंदुस्तानी ऑफिसर्स को इसकी सूचना मिलनी चाहिए थी। एनीवे, माउंटबैटन को जब ये सूचना मिली तो वो थाईलैंड के विदेश मंत्री के साथ एक बैंक्वेट में भाग ले रहे थे। जब वो आखिरी अतिथि, आखिरी गेस्ट भी चला गया तो उन्होंने नेहरू को रोका और बोला कि मुझे आपसे एक बात करनी है। और जब उन्होंने बात बताई नेहरू को, तो नेहरू जी तो बहुत गुस्से में उबल गए। तो माउंटबैटन ने उनसे पूछा इतना गुस्सा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपकी रानी के सीने पे कैलाश CALAIS गड़ा हुआ है, कश्मीर हमारे सीने में गड़ा हुआ है, हमें उससे उतना ही प्यार है।
तो अब पहला जो फील्ड मार्शल नॉकलेक जो पहला काम करना चाहते हुए थे कि वो उन्होंने कहा माउंटबेटन से कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने अंग्रेज़ी परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचा दें। माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, मैं अंग्रेज़ी सैनिक एक नई ज़मीन पर नहीं भेज सकता जो अभी भी कंट्रोवर्सी में है। माउंटबेटन ने ऑकनलेक की सलाह नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि अगर कश्मीर पर कोई हमला होगा तो वो हिंदुस्तानी फ़ौजें करेंगी, इसमें अंग्रेज़ी सेना भाग नहीं लेगी। अगले दिन इंडियन आर्मी के कर्नल सैम मानेकशॉ, सिविल सर्वेंट बीपी मेनन जिन्होंने बहुत काम किया था बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान में मिलाने का, और एक एयरफोर्स ऑफिसर एक सुनसान से श्रीनगर के एयरपोर्ट पे उतरे। मेनन वहाँ भेजे गए थे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन को हस्ताक्षर कराने के लिए महाराजा हरि सिंह के और अपनी शर्तें रखने के लिए, और बाकी जो थे मिलिट्री ऑफिसर्स वो ये देखने गए थे कि वहाँ की स्थिति कैसी है, लड़ाई की स्थिति है या कैसी स्थिति है। हुआ ये था कि उसी सुबह एक घबराए हुए महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली में संदेश भेजा था कि मुझे बचाओ। अब माउंटबेटन ने ये कहा कि जब तक वो साइन नहीं करते हैं एक्सेशन को, विलय होने के प्रस्ताव को, तब तक हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे, हमारा कोई हक नहीं है। तो ये तीनों वहाँ गए थे और वीपी मेनन फिर गए उनके पास कि ये आप साइन करें। लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन जो था उसमें माउंटबेटन ने कन्विंस कर लिया नेहरू को कोई एक प्रिंसिपल, उसमें एक मुख्य एक धारा ये रखी जाए कि ये जो विलय होगा ये अस्थाई होगा। इसको स्थायी तब माना जाएगा जब जनमत होगा, और जनमत तब होगा जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो ये इसको दोबारा से इसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अपनी एक नवंबर 7 की रिपोर्ट जो उन्होंने बाद में इंग्लैंड भेजी थी उसमें उन्होंने लिख के भेजा था कि मुझे ये पक्का विश्वास है कि कश्मीर की जनता पाकिस्तान में जाना चाहेगी क्योंकि 70% वो लोग मुसलमान हैं। वीपी मेनन की सलाह पर हरि सिंह कश्मीर का अपना महल छोड़कर अपने जम्मू के महल में चले गए। शरणार्थी वो भी हुए, लेकिन एक राजसी शरणार्थी के रूप में वहाँ चले गए, और उन्होंने सोने से पहले अपने वेले को ये कहा कि अगर वीपी मेनन वापस मदद लेकर हिंदुस्तानी फ़ौज की नहीं पहुँचते सुबह तक तो मुझे सोते हुए गोली मार देना। महाराजा को गोली नहीं मारी जाएगी, वो ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि इस बीच वीपी मेनन वापस पहुंचे दिल्ली। उन्होंने अपने कोलीग्स को बताया कि महाराजा हरि सिंह किसी भी शर्त पर तैयार हैं हिंदुस्तान को कश्मीर देने के लिए, बस वो चाहते हैं कि उनकी मदद के लिए हिंदुस्तानी फ़ौजें आएँ। ब्रिटिश कमांडर्स नहीं चाहते थे कि कोई भी फ़ौजी हस्तक्षेप हो कश्मीर में, लेकिन माउंटबेटन ने उनकी कोई नहीं सुनी और ऑर्डर दिया कि जितनी भी एयरफोर्स है उसके द्वारा जितने भी ट्रुप्स हैं वो सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचाए जाएं, और ये भी कहा कि वहाँ पहुंचकर वो श्रीनगर एयरपोर्ट को तब तक अपने काबू में रखें जब तक कि भारतीय फ़ौजें थल से ज़मीन के रास्ते से वहाँ ना पहुँच जाएँ श्रीनगर। और वो रास्ता कौन सा था? वही जो सर सेसिल रैटक्लिफ के चाकू ने इंडिया में दे दिया था, गुरदासपुर। अब जैसे ही ये युद्ध की तैयारियां शुरू हुई और 26 तारीख को रविवार के दिन 26 अक्टूबर 1947 रविवार को वीपी मेनन जम्मू गए वो इंस्ट्रूमेंट साइन करवाने के लिए, एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट। वहाँ से वो साइन करा के महाराजा तो बहुत उत्सुक थे, तत्पर थे साइन करने के लिए। उन्होंने फाइनली साइन कर दिया और वीपी मेनन उसी शाम वापस दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँच के उनके एक दोस्त थे
अलेक्जेंडर साइमन जो ब्रिटिश के डिप्टी हाई कमिश्नर थे वो आए उनके घर में एक ड्रिंक के लिए और दोनों ने ड्रिंक ली और मेनन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक बड़ी तगड़ी सी ड्रिंक अपने लिए बनाई, एक उनको दी और चीयर्स करके दूसरे हाथ से वो निकाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन का और उसको ऐसे हाँ और थोड़े नशे में थे तो उन्होंने कहा ये रहा साइमन, एग्जैक्ट वर्ड थे द बास्टर्ड साइन द एक्ट ऑफ फिक्सेशन। अब जबकि हमारे हाथ अब कश्मीर आ गया, अब हम इसे जाने नहीं देंगे। और जैसा कि तय हुआ था अगले दिन सोमवार को 27 अक्टूबर को 329 सिख्स ऑफ द फर्स्ट रेजिमेंट 9 वायुसेना के जहाज़ों से DC-3 से श्रीनगर के एयरपोर्ट पर करीब 8 टन युद्ध के अस्त्र लेकर उतर गए। ये पहली खेप थी हथियारों की। करीब बाद में काफ़ी अरसे तक, करीब 1 साल तक उन बर्फीली सुंदर घाटियों में ये लड़ाई चलती रहेगी। कश्मीर जो स्वर्ग होता था उसमें अफरा तफरी हो जाएगी। जिन्ना ने 27 अक्टूबर 1947 को जब हिंदुस्तान की आर्मी उतर गई श्रीनगर में और वो कामयाब हो गए ट्राइबल्स को भगाने में, तो उसने पाकिस्तानियों को उसी वक्त कहा कि हिंदुस्तान की आर्मी अब वहाँ पे आ गई है, ये वहाँ से निकलेगी नहीं, क्योंकि जगत में कहीं इतिहास में ही कोई ऐसा कोई घटना नहीं है जहाँ एक बार कहीं की आर्मी चली जाए वो वापस खुद निकल आए। उन्होंने जो अपनी आर्मी उस इलाके में भेजी जिसको बाद में उन्होंने आज़ाद कश्मीर नाम रखा, वहाँ से वो निकली नहीं और अब भी नहीं निकल रही है। एक बहुत ही सैड इंसिडेंट, ट्रैजिक, बहुत बुरा इंसिडेंट एक दैविक हस्तक्षेप के रूप में आया जिसने मदद की हिंदुस्तानी सोल्जर्स को श्रीनगर एयरपोर्ट को हथियाने में, कब्ज़ा करने में। हुआ ये कि श्रीनगर से 30 मील पहले बारामुल्ला नाम के एक छोटे से टाउन में जब ये कबायली गुजरे तो वहाँ एक कॉन्वेंट था, तो उसको लूटने के लिए जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ इन्होंने 14 फ्रेंच, स्कॉटिश, स्पेनिश, इटालियन और पुर्तगीज़ नन्स को डर के मारे छुपे हुए पाया। ये नन्स थी फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ मैरी। सारा दिन, अगले दिन मंडे 27 जब हिंदुस्तान की फोर्सेस वहाँ उतर रही थी, इन कबायलियों ने अपनी लूट की, अपनी हवस की, अपनी हत्याओं की जो रुझान था उसको पूरा किया। उन्होंने उसके पेशेंट्स को भी जो उस कॉन्वेंट में थे और नन्स को भी, सबको लूटा, वायलेट किया और इवन जो डोर नॉब होती है किसी दरवाजे की, उस तक को लूट ले गए। ये जो सेक्रीफाइस था बेल्जियन कॉन्वेंट की बेल्जियन मदर सुपीरियर सिस्टर मैरी एडल्ट्रूड और उनकी जो सिस्टर नन्स थी, बहनें थीं, ये जो उनका त्याग था, ये कश्मीर पर इस्लाम की पकड़ तो ढीली नहीं कर पाया, लेकिन नेहरू के उन सैनिकों को इसने इतना पर्याप्त समय दे दिया कि वो कबायलियों के वहाँ पहुँचने से पहले श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कब्ज़ा कर लें। अब मैं आपको एक बड़े ही नाजुक विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में। ये विषय है प्लेबिसाइट का, जनमत के आधार पर ये निर्णय लेना कि कौन सा राज्य किस देश में विलय होगा। जिन्ना को ज़्यादा एतबार था आर्मी में बजाय लोगों में, वो प्लेबिसाइट के फेवर में नहीं था। नेहरू प्लेबिसाइट के फेवर में था और उन्होंने कई बार, मैंने इनको सुना है और मैंने बातचीत भी की है उनके साथ, दिल्ली में और कश्मीर में उन्होंने कई बार कहा कि वो मौका देंगे वहाँ के लोगों को कि वो जहाँ चाहें वहाँ पे जाएं।
30 सितंबर को नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा कि जितनी भी प्रिंसली राज्य हैं वो सारे जनमत के आधार पर ये फैसला करेंगे कि उन्होंने कौन से देश में अपने को जोड़ना है। ये इंडियन कैबिनेट में डिस्कस किया गया और फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को बताया गया, जो उस समय दिल्ली में थे। खान साहब का चेहरा चमक उठा पर वो बोले कुछ नहीं। अब क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1947, जिसका जिक्र हमने बहुत विस्तार से अभी किया है, पाकिस्तान स्टेटस को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को नकारता है और कश्मीर में दंगइयों को भेजता है, सशस्त्र कबाइलियों को भेजता है और वहाँ पर कई दिन तक खाद्य सामग्री को रोक देता है जाने से। तो इससे काफ़ी कुछ गड़बड़ा जाता है। फिर 1 नवंबर को मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन लाहौर में मिलते हैं एज गवर्नर जनरल्स ऑफ देयर कंट्रीज और ये फैसला लेते हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर इनका विलय प्लेबिसाइट के द्वारा होगा, जनमत के द्वारा होगा, लोगों की राय लेकर होगा। लेकिन जिन्ना इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। फिर 5 जनवरी 1949 को लगभग नेहरू के प्रस्ताव के 1 साल के बाद UNCIP एक प्रस्ताव पास करती है जिसके अनुसार जम्मू और कश्मीर के विलय का जो इशू है वो जनमत के आधार पर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले पाकिस्तान को अपनी सारी फौज कश्मीर से हटानी पड़ेगी, जो उसने आज तक नहीं हटाई। यूनाइटेड नेशन से मई 1950 में डिक्सन एक बिचौलिए नियुक्त किए गए, जो कश्मीर जाने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शिखर वार्ता होनी चाहिए। ये शिखर वार्ता हुई, 5 दिन तक चली। लेकिन इसके अंत में डिक्सन ने ये कहा कि राज्य में जनमत द्वारा कोई भी निर्णय लेना असंभव है। डिक्सन ने ये निष्कर्ष निकाला कि जम्मू और लद्दाख के लोग तो इंडिया के पक्ष में हैं और आज़ाद कश्मीर और उत्तरी भाग जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन डिक्सन ने कोई भी उसका दूसरा हल नहीं सुझाया। उसका मत ये था कि शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक निष्पक्ष जनमत संभव नहीं था। इस मुद्दे पर बातचीत टूट गई। इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार अभी भी तैयार थी कि वो पाकिस्तानी सरकार के साथ सीधे सीधे बातचीत करे ताकि इसका घाटी में इसका कोई हल निकले। लेकिन अचानक डिक्सन साहब ने अपने को खींच लिया इस मुद्दे से बाहर और वापस चले गए। शायद उन्होंने ये कभी महसूस भी नहीं किया होगा कि वो इस जम्मू एंड कश्मीर के हल के कितने निकट थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर वो वापस चले गए। अब नेहरू जी ने ये निर्णय लिया कि कोई ना कोई तो हल निकलना चाहिए। कश्मीर को एक भाले की नोक के सहारे तो नहीं रखा जा सकता। 1947 के बाद से उन्होंने कई बार ये स्ट्रेस दे के कहा बात को कि सिर्फ कश्मीरियों को ये हक है कि वो अपना भविष्य तय करें। जुलाई 1953 से दोबारा इस बात को उठाया और कहा कि ऐसा होना चाहिए और ये भी कहा कि पाकिस्तान इसके बारे में उनसे वार्ता करे। अगस्त 1953 में उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया जाए जो वो करवा सके 6 महीने के अंदर अंदर।
बस उनकी एक शर्त थी कि कोई मेजर पावर ये बीच का मीडिएटर नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। वो किसी भी सुझाव या हल के लिए माइंड ओपन था, वो उसके लिए तैयार थे। बाद में नेहरू जी ने अपने इस जनमत के प्रस्ताव को वापस ले लिया। उसका कारण ये था कि वो बहुत निराश हो चुके थे पाकिस्तान के रवैये से। पाकिस्तान दुश्मनी की भाषा बोलता था, पाकिस्तान जहर उगलता था, पाकिस्तान जिहाद की बात करता था, पाकिस्तान का मुद्दे को सुलझाने का कोई भी रुख नहीं नज़र आता था। पाकिस्तान को ये भी कहा गया कि इस जनमत के प्रस्ताव पर वो 2 महीने के अंदर अंदर हामी भर दे और अमल करे, जो उसने मना कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान एक दूसरी दिशा में बढ़ रहा था। कोरियन वॉर से जो ओपनिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान बड़े ज़ोर शोर से अमेरिकन मदद के लिए उत्सुक था। लियाकत अली खान की हत्या के 2 दिन बाद तक पाकिस्तानी डेलीगेशन वॉशिंगटन में था और चाहता था कि जितनी अमेरिकन मदद मिलिट्री के हिसाब से फौजी मदद जितनी मिल सके वो ले ले। वो पाकिस्तान यूएस की मदद मिडिल ईस्ट में भी करने को तैयार था, चाहे अमेरिका इंडिया के विरुद्ध पाकिस्तान की मदद करे या ना करे। एक जेस्चर था जो उसने एक्सप्रेस किया पाकिस्तान के डेलीगेशन ने। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इंडिया का जो बर्ताव है वो बड़ा उद्दंड है और उसका कोई ना कोई फौजी जवाब चाहिए। सितंबर 1953 में पाकिस्तान और यूएस का, पाकिस्तान और अमेरिका का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एक आकार लेने लगा। तो नेहरू जी ने पाकिस्तान को चेताया कि कश्मीर में जनमत के आधार पर उसको कश्मीर चाहिए या अमेरिका के साथ ये पैक्ट उसे चाहिए, उसे दोनों में से एक चुनना होगा। नेहरू जी ने कहा कि अगर ये पैक्ट कंक्लूड हुआ तो स्थिति पूरी तरह नाटकीय रूप से बदल जाएगी। हर समस्या को एक नई रोशनी में फिर से देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, परवाह नहीं की। और मई 1954 में जब ये म्यूचुअल पैक्ट कंक्लूड हुआ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, तो नेहरू जी ने ये जो जनमत का अपना प्रस्ताव था वापस ले लिया और ये कहा कि जो भी स्थिति है स्टेटस को वो कश्मीर में रहने दो, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। कश्मीर समस्या का जो मूल कारण है वो एक तो महाराजा हरि सिंह के पेट का दर्द था, उनकी हिचकिचाहट थी, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वो ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान में भी ना जाएं, हिंदुस्तान में भी ना जाएं, एक स्वतंत्र राज्य बना लें, जो किसी को भी स्वीकार्य नहीं था। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने वहाँ पर कबायली भेजकर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट किया, उसको नकारा, वो एक संतुलन को बिगाड़ गया। आज जो हो रहा है वो तो खैर अब तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जैसे जो मूल कारण थे वो कहीं शायद गौण हो गए, भूल गए लोग। अब एक के बाद एक समस्या दूसरी आती जा रही है और इतनी परतें हो गई हैं समस्याओं की कि जो दबी हुई मूल समस्या है उस पर अब कोई गौर ही नहीं करता। शायद हमने काफ़ी उलझा लिया है एक दूसरे को। एक अंग्रेज़ी कहावत है, बहुत आसान है खुश होना पर बहुत मुश्किल है आसान होना। इस प्रार्थना के साथ कि हमारे संबंध सुधर जाएं, हम फिर से सौहार्द के वातावरण में जिएं, मैं दिनेश कपूर आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो लिंक आया है इससे प्रेस करें। अगले एपिसोड में
हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर आएंगे और ये आशा करते हैं कि आपको इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में कोई एक सार नज़र आ रहा होगा। ये सारगर्भित है या नहीं, हम आपके सुझावों की, आपकी राय की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।